क्यों? ऐसे ही चिल्लाते रहोगे यार तुम। अच्छा अच्छा, एक मिनट। काटू क्या? वो दे मोबाइल। तो बेटा चिल्ला मत, यहाँ यहीं बैठे चिल्लाएगा तो फिर। सर्वेश का फोन आ रहा। हो गया? रेडी? चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस अद्भुत अभ्युदय योजना में। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आप सभी लोग आ जाओ, अपना पेन कापी लेकर बैठ जाओ आप, क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसको सिंसियरली सुनना है और इस पे नोट्स बनाना है बढ़िया से। आज हम लोग इसको जो है समाप्त कर देंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। तो कल आपने पढ़ा काफ़ी अच्छी तरीके से, जो है उसको हम लोगों ने समराइज किया, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट से और क्राउन एक्ट तक का संवैधानिक विकास आपने पढ़ा। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और 1858 के क्राउन एक्ट तक एक संवैधानिक विकास हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो हम लोगों ने संवैधानिक विकास पढ़ा वो 1773 से लेकर, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग से लेकर और बीच में पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर चार्टर एक्ट आए, 1793 का एक्ट आया, 1813 का आया, 1833 का आया, 1853 का आया, फिर 1800 क्राउन एक्ट आ गया। क्राउन एक्ट यानी कि यहाँ तक हम लोगों ने देखा फर्स्ट फेज में कैसे कैसे संवैधानिक विकास हुआ। तो एक दौर आप देखोगे कि जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति शुरू हुई थी, यानी कि 1713 से लेकर और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और 1833 तक जो है एक तरह से केंद्रीकरण देखने को मिला। और यहाँ आप देखोगे 1833 में तो केंद्रीकृत व्यवस्था का जन्म होगा और भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। यानी कि यहाँ हम लोगों ने देखा कि कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक केंद्रीकृत व्यवस्था। और यहाँ आप देखोगे तो केंद्रीकृत व्यवस्था का जन्म होगा, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और जब केंद्रीकृत व्यवस्था का जन्म हुआ और बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया, तो इसका मतलब अन्य जो प्रेसिडेंसी थे उसमें जो गवर्नर को विधि बनाने का अधिकार था वो उनसे ले लिया गया वापस, और गवर्नर जनरल के हाथ में पूरी तरह से यानी कि विधि बनाने का अधिकार आ गया और व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का पूरी तरह समाप्त हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो क्राउन एक्ट आया, क्राउन एक्ट में आपने देखा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, ये जो संस्थाएं थी ये सब समाप्त कर दी गई। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि इन संस्थाओं को, यानी कि क्राउन ने डायरेक्ट अपने प्रत्यक्ष रूप से शासन ले लिया। उसी को कहते हैं एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बुद्धिजीवी उसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं।
यानी कि 1 नवंबर को 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा वो घोषणा पत्र पढ़ा गया, जिसमें एक तरह से भारत के लिए जो भी घोषणाएं की गई तो उसके बारे में पूरा जो है वहाँ पर पढ़ा गया। लेकिन आप देखोगे चूँकि इंडिया हाउस का जन्म हो जाता है भारत परिषद, इंडियन काउंसिल, यानी कि जब COD यानी कि एक BOC था, एक COD था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल ख़त्म हो गए तो भारत परिषद की स्थापना की गई। यानी कि 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 8 सदस्य क्राउन के द्वारा और 7 सदस्य जो है, जो एक तरह से कह लीजिए कि डायरेक्टर्स के द्वारा निर्वाचित होते थे, मनोनीत होते थे। क्राउन के द्वारा 8 और 7 जो है डायरेक्टर्स के द्वारा। तो वो जो भारत परिषद था उसका जो वेतन था, पहले आप देखें कि वेतन जो देने की परंपरा वो भारतीय राजकोष से शुरू हो गई। यानी कि 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1919 तक जो वेतन की परंपरा है वो भारतीय राजकोष से दी जा रही है। इसका मतलब भारत परिषद कहाँ है? लंदन में स्थापित है, और उसको वेतन देने का कहाँ से किया जा रहा? भारत से किया जा रहा। तो इस प्रकार से आप देखो कि कैसी व्यवस्था शुरू हो रही। इसीलिए आगे आने वाला जो अधिनियम आ रहा है उसको हम लोग भारत परिषद अधिनियम के नाम से जानते हैं। यानी कि प्रतिनिधि मूलक शासन की ओर, टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। वी वांट आवर रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया हाउस। यानी कि भारत परिषद में लगातार हम अपने प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। और वहाँ आप देखोगे कि जो वायसराय की कार्यकारिणी है जिसमें अतिरिक्त सदस्य बनाए जा रहे हैं, तो उसमें अतिरिक्त सदस्य जो बन रहे हैं अब धीरे धीरे भारतीयों का भी उसमें प्रवेश हो रहा। 1861 जब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इंडियन काउंसिल एक्ट, तो उसमें वायसराय को ढेर सारी शक्तियाँ मिली। तो आपने देखा कि जो गवर्नर जनरल का पद था, जब 1857 के विद्रोह में लॉर्ड कैनिंग को सफलता मिली और 1858 का क्राउन एक्ट आया, तो लॉर्ड कैनिंग को एक विशेष उपाधि दे दी गई, यानी कि क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में इसको वायसराय की पदवी दे दी गई। तो वायसराय कोई रैंक नहीं है, वायसराय एक उपाधि है। तो आप कभी भी भारत में देखो कि जो केंद्रीयकरण की परंपरा है, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, यानी कि अन्य प्रांतों पर उसको अधीक्षण का धीरे धीरे अधिकार मिल गया। तो इसका मतलब केंद्रीकरण की ओर जा रहा है गवर्नर और उसका परिषद जो है, और उसको 4 काउंसलर मिल गए, 4 पार्षद मिल गए। फिर उनकी संख्या पीट्स में घटा दी गई। फिर 1833 में एक लॉ मेंबर आ गया, 4 हो गए। फिर उसको 1853 में पूर्ण सदस्य बना दिया गया। फिर 1861 में 5वां मेंबर आएगा। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, पीछे का जो है, यानी कि उसको कोरिलेट करना। जब तक आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे तब तक उसको पूरी तरह नहीं समझ पाओगे। यानी कि रेगुलेटिंग से क्या चेंज आया, 1833 से क्या चेंज आया, फिर 1858 क्राउन एक्ट से क्या चेंज आया। तो 1873 यानी कि 1773 में आपने देखा रेगुलेटिंग में कि बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। और फिर 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और फिर क्राउन एक्ट में उसको जो है वायसराय की पदवी दे दी गई। यानी कि कभी भी वायसराय टर्मिनोलॉजी आए तो वो 1858 के बाद ही है। 1858 से उसका कोई, उससे पहले का वायसराय की पदवी किसी को नहीं दी गई। और फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम में वायसराय की पदवी हट जाएगी, फिर वो गवर्नर जनरल के रूप में शुरू हो जाएंगे। इसलिए लॉर्ड लिनलिथगो को हम लोग अंतिम वायसराय के रूप में मानते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा विकास का अध्ययन करेंगे कि इसके जब विकास का आप अध्ययन करोगे और तीनों अधिनियम को आप ध्यान रखोगे कि कैसे जो है प्रतिनिधि मूलक शासन की ओर जब हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो एक तो आपका है 1861 का प्रथम भारत परिषद अधिनियम।
भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, और इसके बाद 1892 का द्वितीय भारत परिषद अधिनियम, द्वितीय भारत परिषद अधिनियम। और इसके बाद आप देखोगे थर्ड जो है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार या तृतीय भारत परिषद अधिनियम। अब हमें स्टडी करना है कि कैसे कैसे संवैधानिक विकास भारत में हो रहा और क्या प्रयास इसमें किया गया। पूरे का आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे तब ये बात समझ में आएगी, क्योंकि जब तक कंपैरेटिव स्टडी आप नहीं करोगे तब तक ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि 1861 का आप देखोगे कि यहाँ जो एक तरह से किया गया, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ एक सिस्टम शुरू किया गया, यानी कि जो वायसराय है, अब उसका नाम वायसराय हो गया है। वायसराय की जो परिषद है, वायसराय की परिषद में 5वां सदस्य शामिल हो रहा, 5वां सदस्य शामिल हो गया जो विधि वेत्ता होना चाहिए, विधि वेत्ता होना चाहिए। यानी कि वायसराय की परिषद में आपने देखा होगा कि चौथा सदस्य आया था कब, 1833 के चार्टर एक्ट में आया था। और चौथा सदस्य जो विधि सदस्य था, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि जो लंदन, यानी कि जो विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले आए, और इसीलिए लॉ कमीशन आया। भारत में लॉ कमीशन की आप देखो गठन कर दिया गया, और लॉ कमीशन हेडेड बाय लॉर्ड मैकाले। तो यानी कि भारत को जो है एक तरह से रीति रिवाज परंपराओं को संस्थागत करने के लिए, संहिताबद्ध करने के लिए, संहिताबद्ध करने के लिए आप देखोगे तो रीति रिवाज परंपराओं को कोडिफाइड करने के लिए लॉ कमीशन इन इंडिया आया, लॉर्ड मैकाले का। और फिर 1853 में लॉ कमीशन इन इंग्लैंड आया, क्योंकि 1843 में वो लॉ कमीशन ख़त्म हो गया इंडिया वाला। फिर 1853 में लॉ कमीशन आया इंग्लैंड में, वो लॉर्ड रोमिलो के अध्यक्षता में आया। तो अगर इंग्लैंड में लॉ कमीशन आ रहा तो 1853 लगाओगे आप, और अगर भारत में लॉ कमीशन आ रहा तो 1833 लगाओगे। तो एक चौथे सदस्य के रूप में वहाँ शामिल किया गया 1833 में, जो विधि निर्माण के समय में जो है अपना कार्य करते थे, यानी कि पूर्ण सदस्य नहीं था, जिसको आपने देखा कि उसको जो है पूर्ण मेंबर बना दिया गया कब, 1853 के चार्टर एक्ट। यानी कि जब को रिलेट करेंगे उसको हम लोग तब जाके वो याद होगा। और इसके बाद आप देखो कि यहाँ जो है 5वां सदस्य शामिल हो रहा जो विधि वेत्ता के रूप में है। और इसके बाद आप देखोगे जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या है, क्योंकि अतिरिक्त सदस्य जो आप देखें कि 1853 के चार्टर एक्ट में अतिरिक्त सदस्य, यानी कि 6 सदस्य अतिरिक्त थे, 2 और बना सकता था, यानी कि सब मिला के 12 सदस्य थे। और यहाँ अतिरिक्त सदस्य की संख्या क्या हो गई, 6 से 12, यानी कि न्यूनतम 6 और अधिकतम 12। यानी कि कार्यकारिणी में आप देखोगे तो अतिरिक्त सदस्य की संख्या जो है, जो अतिरिक्त सदस्य होते थे, अतिरिक्त सदस्य की संख्या 6 से 12 तक रखा जा सकता था। और इसी 6 से 12 में आप देखोगे 3 भारतीय सदस्यों को रखा जाएगा, भारतीय सदस्यों को, जिसमें एक जो है बनारस के राजा हैं, और एक पटियाला के राजा हैं, और एक सर दिनकर राव हैं। यानी कि ये 3 सदस्य अतिरिक्त सदस्य के रूप में आएंगे। इसका मतलब एक सहयोगात्मक प्रक्रिया का शुरुआत हो रहा, एक जो कहा जाता है कैबिनेट सिस्टम शुरू हो रहा है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हो रही है। एक तो इसमें वायसराय को पावरफुल बनाया जा रहा है,
वायसराय को शक्ति दी जा रही है। और इस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग को दिया जा रहा है कि ये प्रांतीय जो पुराने प्रांत हैं उसके सीमाओं का पुनर्गठन, सीमाओं का निर्धारण कर सकता है, नए प्रांतों का निर्माण कर सकता है, प्रांतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है। इसका मतलब इसको थोड़ा पावर दिया जा रहा है और अतिरिक्त सदस्यों की एक तरह से नियुक्ति कर सकता है। तो वायसराय की पावर में काफ़ी वृद्धि की गई, यानी कि वायसराय के शक्ति में वायसराय के द्वारा वीटो के साथ ही साथ, वीटो का तो इस्तेमाल करता ही था, अब अध्यादेश भी जारी करेगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। यानी कि आप देखो, आपको हमने बताया था कि राष्ट्रपति वीटो 111 में जारी करता है और अध्यादेश 123 में। यानी कि जब सेशन अस्तित्व में न हो तो राष्ट्रपति 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है और उसको वही वैलिडिटी मिलती है जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून को। यानी कि ऑर्डिनेंस की जो प्रक्रिया, जो ऑर्डिनेंस का पावर मिल रहा, यानी कि जो विधायी शक्तियां हैं, यानी कि कानून बनाने की शक्ति जो है वायसराय को दी जा रही है। वो ऑर्डिनेंस की प्रक्रिया कहाँ पहली बार देखने को मिल रही है? 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि वायसराय के पावर को बढ़ाया गया और ये जो है प्रांतों की सीमाओं का निर्धारण कर सकता है और पुराने प्रांतों का पुनर्गठन कर सकता है। जो हमारे यहाँ आप देखो संसदीय प्रक्रिया है, जो भाग 1 में आर्टिकल 1, 2, 3, 4 यानी कि आर्टिकल 4 तक आप देखोगे तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। यानी कि आर्टिकल 1 में जैसे दिया गया कि भारत राज्यों का एक संघ है, तो इसी तरह से आप देखोगे जो बनाने की प्रक्रिया है, राज्य के निर्माण की प्रक्रिया है, वो संसद के हाथ में दी गई। और यहाँ राज्य के निर्माण की प्रक्रिया जो है वायसराय के हाथ में। इसके बाद आप देखोगे एक जो यहाँ डेवलपमेंट मिलेगा, पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत होगी। इसको ध्यान रखना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम या पोर्टफोलियो सिस्टम। विभागीय प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। और कभी भी क्वेश्चन अगर आए कि पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली या कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। और ये 1859 में ही उन्होंने शुरू कर दिया, मतलब एक्ट से पहले, लेकिन वैलिडिटी इस एक्ट में मिली। कुछ विभाग बना दिया, जैसे आज शिक्षा मंत्रालय है, एक तरह से कह लीजिए कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम दे दिया गया। और जितने भी यानी कि वित्त मंत्रालय, इस तरह के जो मंत्रालय बनते हैं, जो विभाग बनता है और उसमें विभागाध्यक्षों की नियुक्ति होती है। यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि जो आप देखे होंगे कि मौर्य काल में 27 विभाग होते थे। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय इतिहास में अगर आप अवलोकन करोगे तो जो कैबिनेट सिस्टम या विभागीय प्रणाली बहुत प्राचीन है। लेकिन आधुनिक समय में अगर विभागीय प्रणाली का जनक देखा जाए तो एक तरह से कह लीजिए कि लॉर्ड कैनिंग ही है। तो आईपीसी को व्यवहारिक रूप देने वाला लॉर्ड कैनिंग, सीआरपीसी, आईपीसी, आईसीए एक्ट, आईसीएस एक्ट। आप देखोगे आईसीएस एक्ट भी जो अमल में आता है वो लॉर्ड कैनिंग के ही समय में आता है। वो लॉर्ड एक तरह से लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी 1854 में और उसी के रिकमेंडेशन के द्वारा जो है आईसीएस की परीक्षा का आयोजन किया गया। 1855 में पहली बार लंदन में आईसीएस का एग्ज़ाम हुआ और सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है 1863 के बैच में पहले आईसीएस बने। यानी कि लॉर्ड डलहौजी के समय में आईसीएस की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा। इसलिए फादर ऑफ सिविल सर्विसेज आ जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लेकिन हु वाज फादर ऑफ आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, तो फिर लॉर्ड डलहौजी। और अखिल भारतीय सेवाओं का जनक तो लॉर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत हो जाएगा, वायसराय के द्वारा अध्यादेश जारी करने की परंपरा शुरू होगी और वायसराय के परिषद में 5वां सदस्य के रूप में, विधि वेत्ता के रूप में
शामिल हो गया और अतिरिक्त सदस्यों की संख्या देखोगे आप तो ये 6 से लेकर न्यूनतम 6 और अधिकतम 12, और इसी में आप देखोगे धीरे धीरे भारतीयों को प्रवेश मिलता है। यानी कि मेन कार्यकारिणी में तो नहीं मिलता है, जो गवर्नर की वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसमें तो नहीं मिलता है इनको प्रवेश, लेकिन जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या उसमें धीरे धीरे एंट्री मिलती है और विभाग का धीरे धीरे इनका अनुभव शुरू होता है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि भारतीय, एक तरह से कह लीजिए कि जो भारत परिषद में प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है वो तो अभी नहीं पूरा हुआ, लेकिन यहाँ आप देखोगे कि धीरे धीरे। और एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि जो केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो फिर यहाँ आप देखोगे रोक दी गई और विकेंद्रीकरण की शुरू हो गई। यानी कि अगर देखा जाए कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया यानी कि शक्ति का विकेंद्रीकरण, अब ध्यान रखना है इसको, शक्ति का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ। यानी कि शक्ति के विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि अन्य प्रांतों के गवर्नर को भी, ये जरूर ध्यान रखना आप, अन्य प्रांतों के गवर्नर को भी विधि बनाने की शक्ति वापस दे दी गई। विधि बनाने की शक्ति वापस दे दी गई। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि विधि बनाने की शक्ति जो ले ली गई थी 1833 में आप देखोगे तो विधि बनाने की शक्ति इनकी जो है ले ली गई थी। जैसे मद्रास है, बम्बई है, और फिर विधि बनाने की शक्ति दे दी गई। यानी कि जब विधि बनाने की शक्ति अन्य गवर्नरों को भी है तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, न कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, और वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था। तो इसका मतलब इसे ध्यान रखना है कि डिसेंट्रलाइज कहाँ से हो रहा है। और आपने देखा कि विधि बनाने की शक्ति कहाँ से मिलती चली जा रही है। तो जो राजलेख आया था, हमने बताया था बहुत पहले, यानी कि 1726 का जो एक चार्टर एक्ट आया था बहुत पहले, जिसमें व्यापारिक इनका जो है व्यापार वाणिज्य बढ़ रहा था, तो वहाँ जो है यानी कि एक तरह से विधि बनाने की शक्ति मिल गई है सभी प्रांतों को। यानी कि जो बंगाल है, बिहार है और ये अपना कलकत्ता है, इनको विधि बनाने की शक्ति, और वहाँ से जो शुरू हुआ विधि बनाने की शक्ति वो 1833 में ले लिया गया पूरी तरह। और 1833 के बाद इसका मतलब वहाँ केंद्रीकरण हुआ, और यहाँ आप देखोगे तो वो विकेंद्रीकरण हो रहा। तो अगर पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन की बात आए तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। लेकिन अभी भी जो है इंडिया हाउस में भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे वायसराय है, अतिरिक्त सदस्य है वायसराय के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हो गया है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई है। तो यहाँ से ये चीज़ हमें ध्यान रखना। इसके बाद जब हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको पहला काम करना है क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक के विकास को पढ़ना। अब यहाँ से लेकर जब यहाँ तक के विकास को आप पढ़ोगे तो बीच में आप देखोगे आईएनसी की स्थापना हो जाएगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी। और यहाँ से राष्ट्रीय प्रक्रिया और बढ़ने लगेगी। यानी कि भारत में जो राष्ट्रवाद था उसको एक प्लेटफॉर्म मिलने लगा, और ये प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हो गई थी। यानी कि राजनीतिक मंच का एक तलाश होने लगा था लैंड होल्डर्स सोसाइटी से। और विदेशों में आप देखोगे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट स्थापित करने वाले कौन है, दादा भाई नौरोजी। यानी कि फर्स्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट इन अब्रॉड आ जाए तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित हुआ। और 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के ही मंच से दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का पर्दाफाश किया। और वो अपने किस पंपलेट में किया था, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में पहली बार इन्होंने जो है आर्थिक नीतियों के बारे में बताया, धन के निष्कासन सिद्धांत। और अगर भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक आ जाए तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाई दादा भाई नौरोजी।
यानी कि 1868 में आप देखोगे तो ये पुस्तक आ जाएगी। लेकिन भारत का आर्थिक इतिहास लिखने का श्रेय आ जाए तो आरसी दत्ता, यानी कि 1901 में आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ही लिख डाला। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप देखोगे कंसेप्ट घुमा दिया तो आप घूम जाओगे। यानी कि हु रोट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, दैट्स दादा भाई नौरोजी। बट हु रोट इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट्स आरसी दत्ता, रमेश चंद्र दत्ता 1901। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और आप देखो दादा भाई नौरोजी की पॉपुलैरिटी इतना बढ़ जाएगी कि ये फिन्सबरी से इलेक्शन लड़ेंगे और पहले ब्रिटिश सांसद बनेंगे। यानी कि 1891 में आप देखोगे फिन्सबरी से इलेक्शन लड़ जाएंगे और पहले ब्रिटिश सांसद बनेंगे कौन? दादा भाई नौरोजी। और दूसरे कांग्रेस के दूसरे जो है अधिवेशन में आप देखोगे, जब कलकत्ता अधिवेशन होता है तो वहाँ भी अध्यक्ष कौन बनते हैं? दादा भाई नौरोजी। तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि बीच में आप देखो राष्ट्रीय चेतना बढ़ती चली जा रही हर दशक में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा एक तरह से सिविल सर्विसेज एजिटेशन चलाया जा रहा है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की जा रही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जा रही है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की जा रही है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की जा रही है। यानी कांग्रेस की स्थापना से पहले जो राजनीतिक संगठन हम लोग पढ़ेंगे वो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि कांग्रेस की जो पहला प्लेटफॉर्म आपका बना, यानी कि जो फर्स्ट फेज ऑफ आईएनसी है, दैट्स वाज नोन एज लिबरल फेज। यानी कि आप देखोगे 1905 तक के चरण को हम लोग क्या कहते हैं? उदारवादी चरण। यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि प्रेयर, पिटीशन बट नो प्रोटेस्ट, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को अंग्रेजों के सम्मुख रखना, ये उदारवादियों की नीति थी। यानी कि एक तरीके से जो है उदारवादी अपनी बात को अंग्रेजों के सम्मुख रखते थे और वो मान ली गई तो सही है। लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे इन्हीं के प्रतिक्रिया से उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हो जाएगा और लाल बाल पाल दत्त घोष ये उग्र राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया से क्रांतिकारी आंदोलन का एक तरह से प्रतिनिधित्व हो जाएगा। तो 1905 में आप देखोगे तो बंग भंग लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन, उससे भी राष्ट्रीय चेतना। अब लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवाद को दबा देना, लेकिन उससे राष्ट्रीय चेतना और उभरने लगी। तो ये जो विकास है यहाँ तक का, ये समझना है कि उदारवादी प्रयासों के परिणाम स्वरूप ये एक्ट आ रहा है। यानी कि इस एक्ट में आपको काफ़ी कुछ हद तक अच्छा मिलेगा। यानी कि एक तरह से प्रतिनिधि मूलक शासन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और ये चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। तो अब आप देखोगे यहाँ एक चीज़ आपको मिला कि भारत में एक तरह से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जाएगी, प्रणाली की शुरुआत। लेकिन ये निर्वाचन कैसा रहेगा? अप्रत्यक्ष रहेगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे इंडिया में इलेक्शन कहाँ हेल्ड हो रहा है तो इसी के अंडर में होगा और यहीं पर नारा लगाया गया कि नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन। यानी कि अगर हमारा वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे अगर हमारा प्रतिनिधित्व इंडिया हाउस में नहीं होगा। तो ये एक नारा लगाया गया इस एक्ट से पहले, जो अमेरिकन क्रांति का नारा था। और इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि यहाँ चुनाव की प्रक्रिया यानी कि आ रही, और चुनाव का मतलब ये है कि जो अतिरिक्त सदस्य हैं वो रिकमेंडेशन से आ रहे हैं। जैसे जिला बोर्ड है, जैसे विश्वविद्यालय है, जैसे कॉमर्शियल एक तरह से व्यापार वाणिज्य के प्रधान वाले हैं, जैसे कुछ एक तरह से कह लीजिए कि वो नगर निगम के लोग हैं, ये सिफारिश कर रहे हैं। और ये अगर सिफारिश कर रहे हैं, किसी को रिकमेंड कर रहे हैं कि इनको रखा जाए कार्यकारिणी में अतिरिक्त सदस्यों के रूप में, तो इसका मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से वो प्रभावित कर रहे हैं प्रक्रिया को। यानी कि उसको हम लोग मान लिया गया कि अप्रत्यक्ष एक तरह से कह लीजिए निर्वाचन, जबकि वो मनोनयन ही है एक तरह से।
लेकिन रिकमेंडेशन है, यानी कि सिफारिश किया, किसी के सिफारिश से वो सदस्य आया। तो डायरेक्ट इलेक्शन तो इसको हम नहीं मानेंगे, लेकिन निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रारंभ आ जाएगा विदाउट यूजिंग द नेम ऑफ इलेक्शन। इसको ऐसे समझना है कि विदाउट यूजिंग द नेम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ 1892। तो ये ध्यान रखना है। और आप देखोगे यहाँ जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या है, ये अतिरिक्त सदस्यों की संख्या यहाँ बढ़कर आप देखोगे तो 10 से जो है 16 हो जाएगी। यहाँ अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो है 10 से 16 हो जाएगी और ये बढ़ती चली जाएगी, 16 से 60 हो जाएगी नेक्स्ट में। यानी कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो है 10 से 16 हो जाएगी और यही जो है 16 से 60 हो जाएगी नेक्स्ट में पार्लियामेंटों में। और इसके बाद आप देखोगे बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार मिलेगा, वाद विवाद करने का अधिकार मिलेगा। लेकिन एक तरह से कह लीजिए कि जो है प्रश्न पूछने का भी अधिकार है, प्रश्न पूछने का अधिकार है। सार्वजनिक मुद्दों पर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। और मतदान करने का भी अधिकार नहीं है और स्थगन का भी अधिकार नहीं है, यानी कि और डिबेट का भी अधिकार नहीं है। बहस करने का अधिकार वो पार्लियामेंटों में मिलेगा। यानी कि एक तरह से अगर विकास को देखा जाए कि बजट को हम प्रभावित नहीं कर सकते हैं, बजट पर हम डिस्कस कर सकते हैं सामान्य रूप से। यानी कि बजट पर अगर देखा जाए तो एक प्रक्रिया है, जैसे विपक्ष का ब्रह्मास्त्र माना जाता है कि आप सार्वजनिक मुद्दों पर प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ भी आप देखोगे तो 6 दिन पहले जो है सूचना देने से, यानी कि 6 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा, फिर जो है आप जो है प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं और वो भी प्रश्न बताने के लिए बाध्य नहीं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि कुछ न कुछ जो है यहाँ कुछ छूट दी गई थोड़ा बहुत, जैसे बजट पर है, वाद विवाद करने का है, लेकिन मतदान का नहीं है, पूरक प्रश्न का नहीं। और जो है सार्वजनिक मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि बजट पर जो है वाद विवाद कर सकते हैं हम लोग, और सार्वजनिक मुद्दों पर एक तरह से कह लीजिए कि हम प्रश्न पूछ सकते हैं 6 दिन पूर्व सूचना देकर। प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन यहाँ भी आप देखोगे तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं। तो इस प्रकार से आप देखो कि यहाँ थोड़ा बहुत और डेवलपमेंट होगा और इसके बाद फिर राष्ट्रीय आंदोलन आप देखोगे तो आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और जब राष्ट्रीय आंदोलन आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ से आप प्रगति देखो धीरे धीरे, यानी कि बंग भंग होगा, बंग भंग के बाद मुस्लिम लीग का गठन होगा, मुस्लिम लीग के गठन के बाद सूरत में कांग्रेस का विभाजन होगा, फिर मोंडले जेल की सज़ा हो जाएगी बाल गंगाधर तिलक को, फिर राजनीति में एक वैक्यूम आ जाएगा और अरविंद घोष आप देखोगे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन होगा, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो जाएगा और 1907 में सूरत में कांग्रेस का पहली बार विभाजन हो जाएगा और इसके बाद 1908 में मोंडले जेल की सज़ा हो जाएगी बाल गंगाधर तिलक को। यानी कि जो उदारवाद था वही कंटिन्यूअस चलता रहा। सूरत स्प्लिट से आप देखोगे तो उदारवादियों की विजय होती है और जो गरम दल वाले हैं वो राजनीति से फिर ओझल हो जाते हैं और राजनीति से बाहर हो जाते हैं और फिर जो है तिलक छूट कर आते हैं 1914 में और फिर उनके द्वारा होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाता है। उधर एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग और इधर तिलक के द्वारा। लेकिन तब तक यहाँ जो है मार्ली उस समय क्या था, भारत राज सचिव, और मिंटो क्या था, यानी कि भारत का वायसराय। तो भारत राज सचिव और भारत के वायसराय के द्वारा मिलकर एक प्रपत्र तैयार किया गया और उसी को कहते हैं क्या, मार्ली मिंटो सुधार। अब मार्ली ने मिंटो से क्या कहा कि ये ड्रैगन्स टीथ बो रहे हैं, हम लोग नाग के दांत बो रहे हैं, इसकी फसल बड़ी कड़वी होगी।
तो यहाँ आप देखोगे बड़े ही महत्वपूर्ण प्रावधान मिलेंगे, यानी कि जो निर्वाचन की पद्धति थी उसको एक तरह से कम्युनल कर दिया गया और पहली बार मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी गई। यानी कि आप देखोगे मुस्लिम वर्ग के लिए यहाँ पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो निर्वाचन प्रक्रिया यहाँ शुरू हुई थी यहाँ और सांप्रदायिक हो जाएगी और वह विशेष वर्ग को एक तरह से छूट मिल जाएगी। तो यहाँ आप देखोगे कि पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी गई मुस्लिम वर्ग के लिए। यानी कि मुस्लिम वर्ग के लिए आप देखोगे तो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी गई, यानी कि सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। अब इसको आप देखोगे तो यानी कि इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला भी मुस्लिम है और मतदान का प्रयोग करने वाला भी मुस्लिम है। जैसे आप देखो हमारे यहाँ क्या बहुत जगह सीटें आरक्षित रहती हैं, जैसे ओबीसी की सीट है, महिला आरक्षित सीट है, यानी कि सीट यानी कि निर्वाचन क्षेत्र की सीट आरक्षित है, लेकिन इलेक्टोरेट पृथक नहीं है, कॉमन इलेक्टोरेट, और उसमें सभी भाग लेते हैं, यानी कि वोट डालने का मतदान देने का अधिकार सभी को है। लेकिन यहाँ अंग्रेजों ने क्या पॉलिसी यानी कि एक तरह से तुष्टीकरण की नीति अप्लाई किया कि पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, यानी कि अब इसकी आवाज़ अन्य वर्गों के द्वारा भी उठाई गई। अब अन्य वर्ग के लोग भी मांग करने लगे, जैसे ईसाई हैं, जैसे सिख हैं, जैसे यूरोपियन हैं, जैसे एंग्लो इंडियन हैं, इनकी भी मांग मुखर होने लगी। और आप 1919 तक देखो इन्हें भी देना पड़ा पृथक, यानी कि एक तो विशेष निर्वाचक मंडल देना पड़ा, एक तो विशेष निर्वाचन होता था, जैसे जमींदार हैं, कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको विशेष निर्वाचन दिया गया, और एक पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल। यानी कि एक प्रकार से इसको आप देखो तो इसमें आप देखोगे कि पृथक मुस्लिम राष्ट्र के बीज बो दिया गया। और यही बात मार्ले ने मिंटो से कहा, यानी कि यहाँ आप देखो तो सेपरेट मुस्लिम नेशन, पृथक मुस्लिम राष्ट्र की एक बीज उसमें दिखाई देगा, जो 1830 में आप 1930 में आप देखोगे मोहम्मद इकबाल के द्वारा भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विभिन्न इकाइयों की बात की गई और उन्हीं को लेकर एक समीकरण बना दिया 1933 में, और चौधरी रहमत अली खां के द्वारा पाकिस्तान का प्रयोग कर दिया गया। यानी कि हु गेव द थियरी ऑफ पाकिस्तान, हु वाज फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीव्ड द टर्मिनोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, चौधरी रहमत अली खां 1933। और बाद में 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, यानी कि पाकिस्तान का एक तरह से मंच से जो है पाकिस्तान की मांग कर दी गई। तो सेपरेट पाकिस्तान की मांग आप देखोगे एज ए नेशन तो वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, लेकिन एज ए थियरी, एज ए टर्मिनोलॉजी तो चौधरी रहमत अली खां के द्वारा, लेकिन एज ए सेपरेट मुस्लिम नेशन तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। और उसका बीज कहाँ मिला, यानी कि अगर डिवाइड एंड रूल का जैसे आता ना, फूट डालो और राज करो, 1857 के विद्रोह के बाद आप देखो ये नीति अपनाई किया अंग्रेजों ने, फूट डालो और राज करो की नीति का अवलंबन किया। और उसका पहला प्रयोग कहाँ किया, उसका सरकारी तौर पे प्रयोग किया बंगाल विभाजन में, लेकिन उसका वास्तविक प्रयोग अगर आप देखोगे रियल, जिसका एक तरह से कह लीजिए सांप्रदायिकता, इसलिए भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को, जो इस समय गवर्नर जनरल था, यानी कि एक तरह से लॉर्ड मिंटो सेकेंड। तो आप देखो कि अगर यहाँ आप देखोगे तो एक तरह से कह लीजिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल और इस समय लॉर्ड मिंटो। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि मुस्लिम वर्ग के लिए जब ये निर्धारित हुआ तो अन्य वर्ग भी इसके लिए मांग करने लगे, और लास्ट तक 1935 तक देखोगे आप अन्य वर्गों को भी एक तरह से शामिल करना पड़ा। इसके बाद आप देखो इसमें भी थोड़ा सा इजाफा हुआ, यानी कि बजट पर एक तरह से कह लीजिए बहस करने का अधिकार मिला,
बहस करने का अधिकार मिला, यानी कि डिबेट कर सकते थे। वहाँ डिस्कस का था और यहाँ डिबेट का भी अधिकार मिल गया, यानी कि डिबेट कर सकते थे। लेकिन अभी भी आप देखो मतदान का अधिकार नहीं मिला। और सार्वजनिक मुद्दों पर आप देखोगे तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। और जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या थी ये बढ़कर आपका 16 से जो है 60 हो जाएगी, 16 से 60 अतिरिक्त सदस्य हो जाएंगे। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इस क्रम को आप एक क्रम से याद रखोगे, यानी कि यहाँ से आप देखोगे तो 1861, 1892 और 1909, 1909 के पार्लियामेंटो सुधार में आप देखोगे काफ़ी राजनीतिक गतिविधियाँ वहाँ बढ़ती चली जा रही। और 1909 से जो डेवलपमेंट होगा वो आएगा उत्तरदायी शासन की ओर, यानी कि तब तक प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा और उत्तरदायी शासन के दौर में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि उसको हम लोग एक फोल्ड में पढ़ेंगे, 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो ये एक दौर में, यानी कि एक फेज के रूप में इसको पढ़ना, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसको हम लोग कहते हैं टूवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी कि प्रतिनिधि मूलक शासन की ओर, प्रतिनिधि मूलक शासन की ओर। एक्ट फर्स्ट, एक्ट सेकेंड एंड एक्ट थर्ड, इसी को हम लोग कहते हैं भारत परिषद अधिनियम। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि भारत परिषद में या इंडिया काउंसिल में भारतीयों को अभी प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, जो उनकी मनोनीत कार्यकारिणी है। अतिरिक्त सदस्यों में तो मिल रहा, लेकिन अभी आप देखो अभी तक यहाँ तक प्रवेश नहीं हुआ। इसका मतलब उत्तरदायी शासन की शुरुआत पहली बार आप देखोगे तो 1919 में भारत शासन अधिनियम में दिखाई देगी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं उत्तरदायी शासन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब दो एक्ट आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं जो बार बार जो है क्वेश्चन इनसे आते हैं और इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि नेशनल मूवमेंट में हम ये गतिविधियां पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित गतिविधियां हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है 1919 का मांटफोर्ड सुधार, 1919 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, या इसको हम लोग क्या कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मांटफोर्ड सुधार, मांटफोर्ड सुधार, इसी को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। और एक आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब आप देखो कि इस तरह से आप दोनों का कंपेयर करोगे तो उत्तरदायी शासन की शुरुआत पहली बार जो है अगर भारत में आ जाए तो यहाँ से शुरू होगा, लेकिन आंशिक रूप से पूरी तरह उत्तरदायी शासन यहाँ आएगा। यानी कि विकास को हम लोगों का अध्ययन करना है कि कैसे कैसे यहाँ हम लोग देखेंगे। तो इसके प्रावधान को देखो आप कि 1919 से जब इसके प्रगति की अध्ययन करोगे आप 1909 से लेकर और आगे की तरफ, तो आप देखो कि यहाँ जो है 1909 से और 1919 के बीच में क्या आएगा। एक तरह से कह लो आपकी होम रूल लीग आंदोलन आ जाएगा। एक तो दिल्ली दरबार का आयोजन होगा, राजधानी परिवर्तन होगा और होम रूल लीग, और बीच में 1916 में लखनऊ अधिवेशन, और वहाँ गरम और नरम दल एक हो जाएंगे और लीग और कांग्रेस का भी एकीकरण हो जाएगा। तो 1916 से लेकर 1918 तक एक तरह से आप देखोगे तो होम रूल लीग आंदोलन चलाया जा रहा, तिलक के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन चलाया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो गांधी जी के द्वारा भी मूवमेंट चलाया जा रहा है, यानी कि गांधी जी एक तरह से राजनीति में प्रवेश कर गए हैं और चंपारण के थ्रू, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, इस तरह से गांधी जी के मूवमेंट भी शुरू हो गए 1917 में, क्योंकि साउथ अफ्रीका से गांधी जी 1915 में पदार्पण हो जाता है 9 जनवरी को। इसीलिए 9 जनवरी को जो है क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस करके मनाया जाता है।
तो आप देखो कि 1917-18 फिर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। वहाँ से गांधी जी का सक्रिय राजनीति में प्रवेश हो जाता है। फिर असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है, चौरी चौरा से फिर रुक जाता है। तो ये चीज़ आप देखो कि चौरी यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसके कारण इस जो अधिनियम जो था ये मांडफोर्ड सुधार, इसके प्रति लोगों का रुख ही एकदम बदल गया और किसी ने देखा ही नहीं कि इसका क्या प्रावधान है, कैसे क्या। तो आप देखो इसमें क्या परिवर्तन किया जा रहा है। इसमें एक परिवर्तन ये हो रहा है कि यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली चेंज इनटू बाई कैमरल, यानी कि जो केंद्रीय जो विधानसभा है, ये ध्यान रखना है, विधानसभा वो द्विसदनीय हो गई, यानी कि द्विसदनात्मक हो गई, द्विसदनीय हो गई। यानी कि द्विसदनीय होने का मतलब क्या है कि एक आपका केंद्रीय विधानसभा है, यानी कि केंद्रीय विधानसभा नाम है, और एक जो है राज्यसभा नाम, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि इसको हम लोग उच्च सदन मान सकते हैं और इसको हम लोग पॉपुलर हाउस मान सकते हैं, निम्न सदन मान सकते हैं। इसको हमें ध्यान रखना, लोअर हाउस और अपर हाउस। यानी कि यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली चेंज इनटू बाई कैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगर आ जाए कि लोकसभा और राज्यसभा का जो प्राक रूप है, वैसे तो आप देखोगे इसको ले जाओगे आप सभा समिति तक, यानी कि वैदिक काल में जो सभा समिति थी वो उसका प्रतिनिधित्व करती थी। लेकिन अगर किसी भी अधिनियम में बाई कैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई तो वो भारत का पहला अधिनियम है। कौन? 1919 का भारत शासन अधिनियम। और इसी में आप देखोगे प्रस्तावना शब्द दिया गया है, यानी कि प्रस्तावना जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम में नहीं है। तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वो कहीं ना कहीं 1919 के भी भारत शासन अधिनियम से। और वैसे हम लोग प्रस्तावना का विचार कहाँ से लेते हैं? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया लगाते हैं कि प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया, और प्रस्तावना की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से लिया। बट द कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल, उद्देशिका का जो विचार है हम भारत के लोग, ये अमेरिका से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना अगर भारतीय संविधान में आप देखोगे, यानी कि भारत के संवैधानिक विकास में आप देखोगे तो 1919 के साथ है, 1935 में नहीं। तो पहला प्रावधान हमें क्या देखना है कि जो बाई कैमरल है, यानी कि यूनिकैमरल है, ये जो है ये बाई कैमरल हो जाती है। और दूसरा प्रावधान हमें ध्यान रखना है कि प्रांत में, यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ होती है। ये समझना बहुत जरूरी है। यानी कि डायरकी इन प्रोविंस, डुअल गवर्नमेंट इन प्रोविंस, द्वैध शासन, यानी कि प्रांतीय विषयों का बंटवारा कर दिया जा रहा है। एक आरक्षित विषय है और एक आप देखोगे तो हस्तांतरित विषय है। ध्यान रखना आपकी विषयों का जो बंटवारा है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, तो जैसे आप केंद्र सूची और राज्य प्रांत सूची को आप देखोगे तो यही मिल जाएगा। लेकिन भारतीय संविधान में जो सूचियां मिलती हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची, समवर्ती सूची, वो विचार कहाँ मिलेगा? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। लेकिन अगर आ जाए कि सूचियों का विभाजन, तो पहली बार कहाँ है? 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो यहाँ आप देखो कि आरक्षित विषय, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिजर्व्ड सब्जेक्ट। और इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। जैसे विषय होता है ना, वित्त है, फिनांस है, डिफेंस है, तो यहाँ आप देखो कि जो अच्छे विषय हैं, जैसे वित्त है, जैसे राजस्व है, आप देखो जैसे आपका कृषि है, जैसे आपका पुलिस है, ये यहाँ रखा गया।
और यहाँ जो है आरक्षित विषय है, तो यहाँ जो है वायसराय अपने नियुक्त कार्यकारिणी के द्वारा, अपने मनोनीत कार्यकारिणी के द्वारा, मनोनीत पार्षद के द्वारा शासन का संचालन कर रहा। इसका मतलब यहाँ उत्तरदायित्व शासन नहीं है, यहाँ कोई उत्तरदायी शासन नहीं है। उत्तरदायी का मतलब समझ रहे होंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी कि इसका निर्माण इससे नहीं हुआ है। जैसे हमारे यहाँ देखो आप, कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से होता है, इसलिए सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो है मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन आप देखो यहाँ देयर इज नो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इसका जन्म जो है ये क्या है, मनोनीत कार्यकारिणी। और यहाँ आप देखोगे तो जो हस्तांतरित विषय हैं, जैसे आप देखोगे सिंचाई है, जैसे स्वास्थ्य है, जैसे स्थानीय स्वशासन है, इसको बढ़िया से समझ लेना। सिंचाई है, स्वास्थ्य है, स्थानीय स्वशासन है, शिक्षा है। अब तो शिक्षा समवर्ती सूची में चला गया, पहले प्रांत सूची में था। तो आप देखो प्रांतीय विषयों को ये दो भागों में बांट दिए हैं, और जब दो भागों में बांट दिए हैं तो यही क्या है, इसी को हम लोग दोहरा शासन कहते हैं। दोहरा शासन, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इस दोहरे शासन की शुरुआत आ जाए तो 1765 रॉबर्ट क्लाइव, डायरकी इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल, दीवानी और निजामत को लेकर, यानी कि शासन प्रशासन कौन चलाएगा और राजस्व की वसूली कौन करेगा, इसको लेकर अगर भारत में देखा जाए, हु वाज फादर ऑफ डायरकी इन इंडिया, तो रॉबर्ट क्लाइव वाज फादर ऑफ डायरकी। कई जगह डायरकी मिलेगा। कभी भी अगर द्वैत शासन से क्वेश्चन आता है तो हु इंट्रोड्यूस डायरकी फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंडिया, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन आप देखोगे कि कंपनी के अधीन अगर द्वैत शासन आ जाए तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पिट्स इंडिया एक्ट, वहाँ भी आप देखिए कमर्शियल गतिविधियाँ वो संचालित कर रहा है, और पॉलिटिकल गतिविधियाँ, सैन्य गतिविधियाँ जो है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल संचालित कर रहा, वो भी द्वैत शासन। लेकिन प्रांतों में द्वैत शासन आ जाए तो यहाँ लगाना, और केंद्र में द्वैत शासन आ जाएगा यही, तो फिर आप लगाओगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, क्योंकि प्रांतों का द्वैत शासन समाप्त कर दिया जाएगा और उसे केंद्र में लाया जाएगा, और प्रांत को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। तो प्रांतीय स्वतंत्रता और केंद्रीय द्वैत शासन, ये महत्वपूर्ण प्रावधान है किसका, 1935 के भारत शासन अधिनियम का। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब आप बताओ, शिक्षा बिना वित्त के चलेगी नहीं, स्वास्थ्य बिना वित्त के चलेगा नहीं, सिंचाई यहाँ है, कृषि मंत्रालय यहाँ है, यानी कि जो महत्वपूर्ण विभाग है उसको अपने हाथ में लिए हैं। और ये जो है ये किसके द्वारा चला रहा है, ये वायसराय अपने एक तरह से कह लीजिए निर्वाचित कार्यकारिणी के द्वारा चला रहा, जो अतिरिक्त सदस्य हैं जिसमें भारतीय मंत्री हैं। अब मान लो अगर मंत्री कोई शिक्षा मंत्री है और उसके पास धन ही नहीं है, तो ये व्यवस्था तो ऐसे ही जो है प्रतिचारी हो जाएगी। यानी कि आंशिक रूप से अगर उत्तरदायी शासन आए तो यहाँ लगा सकते हो आप। और चूंकि ये अधिनियम 1921 में लागू होता है, इसलिए बंगाल में यह व्यवस्था पहली बार 1921 में लागू हुई। तो अगर प्रांतीय द्वैत शासन आ जाए कि कहाँ से शुरू हुआ, तो 1921 और बंगाल, और भारत में द्वैत शासन की शुरुआत आ जाए तो 1765 और वो भी बंगाल, लेकिन वहाँ रॉबर्ट क्लाइव है। तो एक एल कर्टियस नामक विद्वान थे, ल्यूनिस कर्टियस, जिन्होंने डायरकी पुस्तक लिखा। ये जो डायरकी पुस्तक है वो किसकी है, लियोनिस कर्टियस नामक विद्वान थे। यस कर्टियस नामक विद्वान के द्वारा डायरकी लिखी गई, यानी कि डायरकी पुस्तक है, और इसी पुस्तक को पढ़कर लोगों ने द्वैत शासन पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
एक तो केंद्रीय विधानसभा क्या हो गई, द्विसदनात्मक हो गई। ध्यान रखना आप, अब यहाँ अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया जाएगा, लेकिन यहाँ यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव चेंज इनटू बाई कैमरल, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा उस तरह का। और यहाँ आप देखोगे प्रांत द्विसदनीय हो जाएगा। जो 11 प्रांत थे उसमें आप देखोगे 6 प्रांत जो है द्विसदनीय होगा। जैसे आज भारत में आप देखो जम्मू कश्मीर भी द्विसदनीय था विधानसभा, लेकिन अब वो चूंकि यूटी में चला गया, इसलिए 6 प्रांत हैं जो भारत में इस समय बाई कैमरल हैं। तो जैसे विधान परिषद है, विधानसभा है, तो हर जगह विधान परिषद विधानसभा नहीं है, बाई कैमरल नहीं है, अधिकांश जगह यूनिकैमरल है। लेकिन 6 जगह ऐसा है कि जैसे उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, बिहार है, तो ये आप देखोगे जैसे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ये बाई कैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो प्रांतीय अगर आ गया, प्रांतीय जो है एक तरह से कह लीजिए कि द्विसदनात्मक व्यवस्था, तो यहाँ लगाना। लेकिन अगर केंद्रीय द्विसदनात्मक व्यवस्था आ गया तो यहाँ लगाना। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखोगे एक बदलाव और आएगा, एक बदलाव आएगा कि जो भारत राज्य सचिव है उसके बारे में आप ध्यान रखना, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना के बाद जो भारत परिषद है और भारत राज्य सचिव है, भारत परिषद में सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। पहले आप देखिए 15 सदस्य थे, अब न्यूनतम 8 कर दिया गया और अधिकतम 12 कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब ब्रिटिश राजकोष से वेतन देना है। यानी कि आप एक चीज़ और याद रखो, 1793 यानी कि 1793 के चार्टर एक्ट से लेकर और 1919 तक ये वेतन, भारी भरकम वेतन कहाँ से लिया जा रहा है? इंडिया के ट्रेजरी से लिया जा रहा है। यानी कि भारतीय राजकोष से ये वेतन दिया जा रहा। संस्था इंग्लैंड में है और राजकोष भारत का खर्च कर रहा। सोचो कैसी विडंबना। और यहाँ जब अपनी बारी आई, ब्रिटिश राजकोष से वेतन देने की बारी आई, तो आप देखो सदस्यों की संख्या कम कर दी गई और एक तरह से कह लीजिए कि भारत राज्य सचिव के पावर को कम कर दिया गया। तो ये एक तरह से सुखद संदेश है भारत के लिए कि अब धीरे धीरे ये परिषद खत्म हो जाएगी। तो आप देखोगे भारत परिषद का जन्म कहाँ हुआ? क्राउन एक्ट में, और भारत परिषद के शक्तियों को कम कर दिया गया 1919 में। भारत परिषद खत्म हो गई 1935 के भारत शासन अधिनियम में, और भारत राज्य सचिव का पद खत्म हो गया 1947 के जो इंडिपेंडेंट एक्ट में। तो विकास का मतलब क्या है कि उसको पूरी तरह हमें पढ़ना और समझना। और इसकी सहायता के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई, हाई कमिश्नर इन इंग्लैंड। ये बार बार क्वेश्चन आता है, यानी कि उच्चायुक्त की नियुक्ति कर दी गई इंग्लैंड में। इसकी सहायता के लिए एक आप देखोगे इंग्लैंड में उच्चायुक्त की नियुक्ति कर दी गई, उच्चायुक्त जो हाई कमिश्नर कहलाता है। और इसके बाद आप देखोगे लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई, लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई। और यह लोक सेवा आयोग आप देखोगे 1924 में एक ली कमीशन आएगा, और ली कमीशन के रिकमेंडेशन के द्वारा 1926 में इलाहाबाद में इस लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाएगा, और रोज बारकर उसके पहले चेयरमैन बनेंगे। यानी कि रोज बारकर को पहला चेयरमैन बनाया गया। और आप देखोगे कि जो आईसीएस का एग्ज़ाम है वो पहली बार 1923 में इलाहाबाद में आईसीएस की परीक्षा पहली बार आयोजित की गई, जबकि पहले से मांग किया जा रहा था। और 1855 से वह परीक्षा लंदन में हो रही थी, लेकिन इलाहाबाद में आप देखोगे पहली बार आईसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। तो ली कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, और इस लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी किस में था? 1919 के भारत शासन अधिनियम में था। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ जो है एक और जो है कार्य किया गया, लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया, भारत सचिव के पद में एक तरह से शक्ति को कम कर दिया गया। और इसके बाद अब यहाँ से आप देखोगे तो इन्होंने कहा कि जो 10 वर्षों का
यानी कि आने वाले समय में संवैधानिक विकास की समीक्षा करने के लिए, संवैधानिक विकास की प्रगति का अध्ययन करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक जो है आयोग का गठन करेंगे 10 वर्ष के बाद, और वही साइमन आयोग आया। तो साइमन आयोग के गठन का प्रावधान किसमें किया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम में। यानी कि ये बताया गया कि जो संवैधानिक विकास है उसका सर्वे करने के लिए 10 वर्षों के बाद एक आयोग गठित होगा, लेकिन वहाँ राजनीतिक उठापटक के कारण, चुनाव होने के कारण वो आयोग 1927 में ही गठित हो गया, और उसी आयोग का जो है भारत में आगमन हुआ 1928 में। तो 1928 में जब आगमन हुआ तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। हर जगह आप देखो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और सर्वेक्षण उसको भारत का करना था। और अंग्रेज आरोप क्या लगाते थे कि चूंकि ब्रिटिश संसद में कोई भारतीय सांसद नहीं है, जबकि झूठ बोलते थे। सकलात वाला और डॉक्टर लॉर्ड सिन्हा, ये 2 भारतीय सांसद थे जिस समय साइमन आयोग भारत में आया था। लेकिन अंग्रेज ये बहाना बनाते थे कि इनको जो है एक तरह से बना दिया जाए बेवकूफ़, और ये कहा जाए कि नहीं भारतीय सदस्य इसलिए नहीं आए, तो वो विरोध का कारण वही था। फिर आप देखो कि साइमन आयोग की रिपोर्ट आई, इधर नेहरू रिपोर्ट आई, और उसके बाद जब साइमन का विरोध किया गया तो ब्रिटिश ने कहा कि भई आप अपनी रिपोर्ट बनाओ। तो जिन्ना रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट आई, फिर 1930 में साइमन रिपोर्ट आ गई। फिर उसी पर डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, यानी कि गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च शुरू कर दिया गया। इसीलिए गांधी जी आप देखो दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जाएंगे, और सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाए तो तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर अंबेडकर सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए। तो 30 में पहला हुआ, 31 में दूसरा, और 32 में तीसरा, और 33 में एक रिपोर्ट तैयार कर दी गई। यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ध्यान रखना है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुआ, और उसके बाद लोदिया रिपोर्ट तैयार की गई, और लोदिया रिपोर्ट के आधार पर 1933 में जो तैयार की गई, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम बना। तो इसका मतलब ये जो संवैधानिक विकास की प्रगति हो रही है, इसको हम लोग जो हिस्ट्री में लिंक करेंगे, और जब उसको आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, साइमन आयोग और नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना रिपोर्ट, तो अब इसको को रिलेट करोगे। फिर आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कैसे कैसे हो रहा, बैठक हो रही है, क्यों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, वो उस चीज़ का अध्ययन करोगे आप। उसके बाद आप देखो लोदिया रिपोर्ट के आधार पर यहाँ जो है इसका गठन कर दिया गया, और ये लागू हुआ कब? 1937 में। हमेशा ध्यान रखना है। अब 1936 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उसने इनको मानने के लिए इनकार कर दिया, यानी कि इसको रिजेक्ट कर दिया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इस अधिनियम को किसने किस अधिवेशन में रिजेक्ट कर दिया गया, तो लखनऊ अधिवेशन। यानी कि ये कब लागू हुआ? 1919 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ 1921 में, लेकिन 1935 का लागू हुआ 1937 में, 1773 का लागू हुआ 1774 में। तो ये भी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इम्प्लीमेंटेशन में कब आया, बना कब। अब देखो यहाँ एक बहुत खूबसूरत पॉइंट बता रहे हैं कि अखिल भारतीय केंद्र का निर्माण करेंगे, अखिल भारतीय केंद्र बनाया जाएगा, अखिल भारतीय संघ का निर्माण करेंगे, संघ का निर्माण करेंगे। बस एक कंसेप्ट में आपके आ गया तो आप सबका आंसर दे लोगे। यानी कि संघ अगर आ गया, अब संघ के लिए क्या क्या करना है, तो संघीय बैंक भी आएगा। आप देखोगे केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई आ जाएगा, संघीय लोक सेवा आयोग भी आ जाएगा, संघीय न्यायालय भी आ जाएगा। अगर ये पॉइंट आपके समझ में आ गया कि संघ का निर्माण, एक विजन रखा गया इसमें, और संघ बनेगा कैसे। अब आप देखो 3 इकाइयाँ थी उस समय। एक तो था आपका ब्रिटिश भारत में प्रांत, यानी कि प्रांतों की संख्या कितनी थी? 11, और आयुक्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 उस समय। आयुक्त प्रांत का मतलब जैसे हमारे यहाँ यूटी है, जैसे गवर्नर के द्वारा शासित है, या इसको कमिश्नरी प्रांत कहते हैं। और इसके बाद देसी राज्य, देसी राज्य।
अब आप देखो कि देसी रियासतें जो होती थी, देसी रियासतें 48% भूभाग पर 20% आबादी को लिए हुए थी। यानी कि बड़ा रियायती जीवन था इनका, बड़ा लग्जरियस लाइफ था, क्योंकि टोटल भारत का 48% भूभाग और 20% आबादी के साथ ये रहते थे। तो इनको कहा गया कि अगर 50% ये शामिल होंगे, इनका शामिल होना तो अनिवार्य था क्योंकि ये ब्रिटिश भारत में थे, और इनका जो है ऑप्शनल रखा गया कि आप शामिल हो सकते हैं स्वैच्छिक रूप से। और ये कहा गया कि जब तक देसी रियासतें 50% नहीं शामिल होंगी तब तक इस संघ का निर्माण नहीं होगा। और अल्टीमेटली देसी रियासतों ने मना कर दिया शामिल होने से, इसलिए आप देखो कि संघ की योजना अधर में रह गई। और इसके बाद आप बताओगे दूसरा जो पॉइंट है, यानी कि केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। अब देखो आप, डायरकी इन सेंटर, वही बातों को, केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। इसका मतलब केंद्रीय विषयों का दो भागों में बंटवारा कर दिया गया, एक आरक्षित और एक जो है ट्रांसफर्ड, यानी कि हस्तांतरित। यानी कि वही विभाजन, ये वाला विभाजन यहाँ लाया गया। यानी कि जैसे प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, उसी तरह से केंद्रीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। तो डायरकी कहाँ चली गई? केंद्र में। और प्रांत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। और जब प्रांत स्वतंत्र हो गया तो उसके इलेक्शन की डिमांड आई। अब आप देखो, प्रांतीय स्वतंत्रता यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता, इसके बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है ये, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और जब प्रांत स्वतंत्र हो गए तो इसमें चुनाव का जो है किया गया, और जुलाई 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, और उसमें आपने देखा कि फुल फ्लेज्ड कांग्रेस की सरकार आ गई। केवल दो ऐसे थे जहां एक तरह से लीग की सरकार आई, मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, यानी कि पंजाब और बंगाल। बकिया हर जगह आप देखोगे तो कांग्रेस का मंत्रिमंडल, मिला जुला मंत्रिमंडल एक तरह से स्थापित हुआ। इसके बाद आप देखो कि प्रांतीय, यानी कि प्रांतों में आप देखोगे द्विसदनात्मक व्यवस्था का जन्म हो। आप देखो वहां केंद्र द्विसदनात्मक रहा और यहाँ प्रांत द्विसदनात्मक हो गया। यानी कि 11 में से 6 प्रांत ऐसे रहे जो बाई कैमरल हो गए। 11 में से 6 प्रांत ऐसे रहे जो बाई कैमरल, यानी कि बंगाल, आपका बिहार, आपका जो है मद्रास, आपका असम जो है, ये प्रांत क्या हो गए? यानी कि बाई कैमरल हो गए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि अगर प्रांतों में बाई कैमरल असेंबली आ जाए, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा आ जाए, तो वो हम लगाएंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम में। और इसके बाद आप देखोगे आरबीआई का गठन होगा, यानी कि आरबीआई एक्ट आ जाएगा 1934 में, और आरबीआई 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई एक तरह से शुरू हो जाएगा। तो आरबीआई के गठन का प्रावधान आ जाएगा, तो गवर्नमेंट एक्ट आरबीआई का, उसके अंतर्गत आरबीआई का गठन हो गया, यानी केंद्रीय बैंक के रूप में। फिर आप देखोगे इसी में क्या कहा गया, इसी में आप देखोगे कि संघीय लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई। तो लोक सेवा आयोग था, लेकिन इसमें आप देखोगे तो एफपीएससी की बात की गई, एफपीएससी, और फिर कहा गया जेपीएससी की बात की गई, जेपीएससी, और फिर कहा गया पीपीएससी की बात की गई। यानी कि इसको क्या कहते हैं? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और यही बाद में चेंज हो जाएगा यूपीएससी, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि फेडरल, वी डोंट एक्सेप्ट फेडरल, वी एक्सेप्ट यूनियन। यानी कि आप देखो कि फेडरेशन, भारत फेडरेशन नहीं है, भारत फेडरल नहीं है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आर्टिकल 1 भाग 1 क्या कहता है कि भारत, इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट्स वाज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स।
तो हम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं हैं, हम अमेरिका की तरह फेडरेशन नहीं हैं, हम रसा की तरह कॉन्फेडरेशन नहीं हैं, हम क्या हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी कि भारत, उसके लिए अंबेडकर ने तर्क दिया कि भारत में स्वभावतः राज्य जुड़े हुए हैं, यानी किसी समझौते के परिणाम नहीं है, इसलिए वो अलग भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप देखो वहाँ कठोर समझौते के परिणाम हैं और वो अलग भी हो सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, और अमेरिका क्या है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। लेकिन भारत में विनाश किसका होता है, बनते बिगड़ते कौन है, राज्य, लेकिन संघ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे दो प्रांतों का एक राज्य है, जैसे हरियाणा पंजाब का है चंडीगढ़, और उसी तरह पीपीएससी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे लोक सेवा आयोग इलाहाबाद, तो अलग अलग प्रांतों के अपने अलग अलग लोक सेवा आयोग हैं। तो यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन किस में बदल जाता है, यूपीएससी में बदल जाता है। इसके बाद आप देखोगे तो एक फेडरल कोर्ट की बात की गई, संघीय न्यायालय की बात की गई। न्यायालय को आप ध्यान रखना, बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ना, और ये दिल्ली में स्थापित हुआ। और आप देखोगे यही जो है संघीय न्यायालय थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ आप देखोगे 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में गठित होगा। यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल कोर्ट, और इस फेडरल कोर्ट में आप देखोगे 1937 से काम करना शुरू कर देगा, और मॉरिस गेवर इसके जो है पहले चीफ जस्टिस बनेंगे। तो मॉरिस ग्वेयर को इसका पहला चीफ जस्टिस बनाया गया, और इसमें आप देखोगे तो 1+6 की साइज थी। यानी कि एक प्रकार से संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। अब देखो, एक संघ को आपने पकड़ लिया तो सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे फॉलो करते चले जाएंगे। यानी कि एक तरह से केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई, और एक तरह से केंद्रीय शिक्षा संस्थान यानी कि रिक्रूटमेंट बॉडी के रूप में एफपीएससी, जो यूपीएससी में बदल जाएगा, फिर संघीय न्यायालय हो जाएगा, और यानी कि संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय का जन्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। और उसके बाद बर्मा को अलग कर दिया गया, उड़ीसा और सिंध। एक चीज़ और ध्यान में रखना, उड़ीसा और सिंध नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आए, नए प्रांत के रूप में। यानी कि उड़ीसा आप देखोगे बंगाल से अलग हुआ, और सिंध आप देखोगे जो बम्बई से अलग हुआ, सिंध वाला। तो उड़ीसा और सिंध नए प्रांत बने, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार से आप देखोगे अखिल भारतीय संघ का निर्माण तो नहीं हो पाया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था, प्रांतीय स्वतंत्रता, प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था, और केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई का गठन, और एफपीएससी, जेपीएससी, पीपीएससी और संघीय न्यायालय, संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर जो है एक और प्रावधान आपका आएगा। जैसे आप देख रहे हो कि प्रांत जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो यहाँ जो है चुनाव करने की मांग उठेगी जगह जगह पर। इसके बाद जो है आप देखोगे कि आज़ादी का एक विधेयक लाया जाएगा 1947 में, इंडिपेंडेंट एक्ट, यानी कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक। इसको हम लोग भारतीय स्वाधीनता विधेयक का नाम देते हैं। और यही विधेयक जो है पहले जो है बिल के रूप में रहता, फिर एक्ट बन जाता है। और इसको आप देखोगे तो 4 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स में, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और 18 जुलाई को सम्राट का हस्ताक्षर हो जाता है। और सम्राट उस समय रहते हैं जॉर्ज षष्ठ उस समय सम्राट रहते हैं। और इसके बाद और उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहते हैं क्लेमेंट एटली। और इसके बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है आज़ाद हो जाता है, क्योंकि हमारे लैटिट्यूड में एक तरह से कह लीजिए अक्षांश देशांतर में आधे घंटे का इंटरवल है, तो 11:30 बजे वो आज़ाद हो जाएगा। और 15 अगस्त 1947 को
भारत को आज़ादी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम लोगों ने पूरा डाइवर्सिफाइड रूप से इसका पूरा संवैधानिक विकास का, डेवलपमेंट का अध्ययन करने का प्रयास किया। तो अगर उत्तरदायी शासन आप देखो तो उत्तरदायी शासन पूरी तरह प्रांत में आ रहा कहाँ, जब प्रांतीय स्वतंत्रता हो रही और चुनाव हो रहे हैं। लेकिन मतदान करने का अधिकार आप देखो तो बड़ा निराश हो जाओगे, बहुत सीमित मतदान का अधिकार मिला। और एक हम लोगों ने जो मार्ली मिंटो पढ़ा था उसमें आप देखोगे 1919 के भारत शासन अधिनियम में अन्य वर्ग भी मांग करने लगे। तो इसमें पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया, किसको? सिख को दे दिया गया, ईसाई को दे दिया गया, आंग्ल भारतीय को दे दिया गया, यूरोपीय को दे दिया गया। यानी कि जो पृथक निर्वाचक मंडल था उसका विस्तारित रूप कहाँ मिलेगा? 1919 के भारत शासन अधिनियम में। और उसका और विस्तारित रूप कहाँ मिलेगा? यानी कि दलित वर्ग को भी देने का प्रयास किया गया, लेकिन अंबेडकर नाराज हो गए। इसके बाद पूना पैक्ट हुआ और गांधी अंबेडकर में समझौता हुआ। फिर आरक्षित सीटों का मामला आया, वहीं से आप देखोगे SC ST का आरक्षण जो है एक तरह से शुरू हो जाएगा। बाद में मंडल आयोग आएगा तो OBC का आरक्षण शुरू होगा और इंदिरा साहनी का केस आएगा। तो आप देखोगे यहाँ जो है, और ये अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा प्रलेख, यानी कि इट वाज द लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेशन सो फार। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें 1935 के भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद रहते हैं। एक बार इसको नोट कर लेना आप, 14 भाग रहते हैं और 10 अनुसूचियां रहती हैं। यानी कि भारतीय संविधान में आप देखोगे तो 70 से 72% प्रावधान जो है, यानी कि 250 आर्टिकल एज इट इज़ हूबहू ले लिए गए हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से। लेकिन इस अधिनियम से लोग संतुष्ट नहीं थे। जैसे नेहरू को आप देखो तो गुलामी का चार्टर कहते हैं, यानी कि अनेक ब्रेकों वाला ऐसा हमें गाड़ी दे दी गई है जो इंजन रहित है, उसमें इंजन ही नहीं है, और जिन्ना इसको पूर्णतया सड़ा हुआ मानते हैं। इस तरह से बहुत से लोगों ने इस पर कमेंट किया कि ये हमारे लिए जो है लग तो रहा है, लेकिन आप देखोगे ये प्रांतीय चुनाव। लेकिन बाद में आप देखो द्वितीय विश्व युद्ध में जब इनको बिना इनके जो है अनुमति के ले लिया जाता है तो ये मंत्रिमंडल खाली हो जाते हैं और इस्तीफा दे देते हैं और यहाँ गवर्नर शासन लागू हो जाता है। और 1935 की एक खास बात और है जो हमने बताया कि सूचियों का विभाजन, संघ सूची में 59 विषय और राज्य सूची में आप देखोगे 54 विषय और समवर्ती सूची में आप देखोगे 36 विषय। यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में आज की करंट पोजीशन अलग है। तो ये ध्यान रखना। और अवशिष्ट शक्तियाँ किसके हाथ में थी? गवर्नर जनरल के हाथ में थी, यानी कि वायसराय के हाथ में थी। और आज अवशिष्ट शक्तियाँ किसके हाथ में? संघ सरकार यानी कि केंद्रीय यानी कि संसद के हाथ में। जबकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दिया गया है? राज्य को दिया गया है। तो हम समझ रहे हैं कि एक प्रकार से हम लोगों ने बखूबी इसका अध्ययन किया। और ये आप ध्यान रखना कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और 1935 तक एक कोरिलेशन है, उसको उस हिसाब से आप पढ़ोगे तो अच्छा भी लगेगा और माइंड मेकअप भी तैयार होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने बहुत पेशेंसफुली आज सुना जो है और बढ़िया से इसको देखा। और कल हम लोग मिलते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के तरफ हम लोग पदार्पण कर जाएंगे। तो आप लोग माइंड मेकअप कर लेना, तैयार हो जाना। और जय हिंद, जय भारत और थैंक यू ऑल ऑफ यू।